हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। प्रोफेसर रसप्रीत कौर हेयर। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पार्ट 6 के अंदर फर्दर जो हमारी अथॉरिटीज़ रह गई हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 5 के अंदर हमने 2 अथॉरिटीज़ के बारे में बात करी, वर्क्स कमेटी क्या होता है और कंसिलिएशन ऑफिसर क्या होता है, राइट। और इसके अंदर बाकी की बची हुई 2 डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आती है नेक्स्ट बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, पहले तो जो कंसिलिएशन का मतलब होता है ना, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, विचोले का काम करता है। ठीक है, कंसिलिएशन का मतलब होता है कोई भी एक्शन मीडिएटिंग, मतलब एक्शन ऑफ मीडिएटिंग होता है विचोला। तो जो विचोले का काम कर रहा है बिटवीन द 2 डिस्प्यूटिंग पार्टीज या ग्रुप्स, ठीक है, तो उसको हम कंसिलिएशन कहते हैं। तो उसमें एक इंडिविजुअल की बात हो रही थी कि एक सिंगल पर्सन को कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, वो सिंगल मतलब होती तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, मोर देन वन कर सकती है कंसर्न्ड गवर्नमेंट जो भी है। यहाँ पे पूरा का पूरा बोर्ड अपॉइंट किया जाता है। तो इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ये कैसे फॉर्म होता है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पहली बात तो ये डील करता है सेक्शन 5 के साथ। सेक्शन 5 के अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो क्या कर सकती है, कि वो बोर्ड फॉर्म कर सकती है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। लेकिन ये वाला बोर्ड फॉर्म करने के लिए उसे पहले अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, ये बोर्ड क्यों अपॉइंट किया जाता है, ये तो देखो कॉमन पॉइंट है, आप सभी में लिख सकते हो कि अगर चाहे वर्क कमेटी क्यों बनाई जाती है, टू प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, कंसिलिएशन ऑफिसर क्यों अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल डाउन कर सके। तो इसी तरह से बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन भी क्यों बनाया जाता है, फॉर प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, अब ये जो बोर्ड है ना, इसके अंदर 2 या 4, 2 और 4 अदर मेंबर्स एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंक फिट। तो इस बोर्ड के अंदर चेयरमैन होता है और उसके साथ या तो 2 या 4 मेंबर्स, जितने ज़रूरी लगेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। एक हो गया चेयरमैन, उसके साथ या 2 मेंबर्स या 4 मेंबर्स। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन की हम ऑलरेडी डेफिनेशन कर चुके हैं, दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं कि इंडिपेंडेंट पर्सन वो होता है जिसका झगड़े के साथ कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, तो जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। और जो मेंबर्स है ना, ठीक है, मेंबर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, हैव टू बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंटेंडिंग पार्टीज। कंटेंडिंग पार्टीज कौन होती हैं? स्ट्रगलिंग पार्टीज। मतलब अब जो मेंबर्स साथ में लिए जाते हैं वो खुद पार्टीज कहती है कि हमारी तरफ से इस मेंबर को ले लो, हमारी तरफ से इस मेंबर को ले लो। मतलब जो मैनेजमेंट है या मैनेजिंग अथॉरिटी है, ठीक है, वो अपने रिकमेंड करेगी मेंबर्स, और जो वर्क ग्रुप है, 2 जो पार्टीज के बीच में झगड़ा चल रहा है, वो दोनों पार्टीज खुद रिकमेंड करेंगी। क्लियर? Where any party fails to make recommendation within the prescribed time, अगर कोई पार्टी फेल हो जाती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या रिकमेंडेशन देने में, समझ रहे हो बात की? मतलब पार्टी को क्या कहा जाएगा? पार्टी को ये कहा जाएगा कि आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, आप अपनी तरफ से जो बोर्ड में आप एंटर करवाना चाहते हो पर्सन्स, आप उनको सामने लेके आओ। ठीक है, पार्टी को टाइम दे दिया। अब अगर पार्टी फेल हो जाती है रिकमेंड करने के लिए किसी भी पर्सन को, तो क्या होगा? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से बंदे अपॉइंट कर देगी। ठीक है, बोर्ड के अंदर। समझ गए बात? पहला मौका पार्टीज को दिया जाता है कि पार्टीज अपने रिप्रेजेंटेटिव लेके आए। अगर पार्टीज फेल हो जाती है अपने रिप्रेजेंटेटिव लाने से, तो गवर्नमेंट जो है वो खुद डिसाइड करेगी कि कौन मेंबर्स होंगे बोर्ड के अंदर। So, for conducting the proceedings, it may not necessary that all the members may be present. ये ज़रूरी नहीं है कि जब proceeding हो रही है, जब बातचीत हो रही है, तब सारे के सारे मेंबर प्रेजेंट हों। कहते हैं जहाँ पे क्वरम का मतलब वो क्या होता है कि एक टीम, अगर टीम तो है 3 मेंबर्स की, तो उसमें से अगर 2 भी प्रेजेंट होंगे तब भी proceeding हो सकती है। और अगर टीम है 5 मेंबर्स की, तो उसमें से अगर 3 प्रेजेंट होंगे ना, तब भी proceeding हो सकती है। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स उसी टाइम पे प्रेजेंट हो। बट अच्छा, अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसा बोल देती है कि नहीं,
चेयरमैन के बिना ये परफॉर्म नहीं हो सकता, या स्पेसिफिकली सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट दे देती है तो कहते बोर्ड शेल नॉट एक्ट अंटिल द वैकेंसी हैज़ बीन फिल्ड अप। तो जब तक वो वाली वैकेंसी फिलअप नहीं हो जाती, मतलब जब तक चेयरमैन नहीं आ जाता, या जब तक वो कोई भी मेंबर जिसके अगेंस्ट नोटिफिकेशन दी है गवर्नमेंट ने, तो जब तक वो सारे बंदे प्रेजेंट नहीं ना होंगे तब तक कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। क्लियर? ओके। अ बोर्ड इज अपॉइंटेड एज एंड व्हेन अ डिस्प्यूट अराइजेस। देखो, जब कोई झगड़ा होता है तभी बोर्ड अराइज होता है, या मतलब तभी बोर्ड को अपॉइंट किया जाता है। तो क्या बोर्ड परमानेंट बॉडी है? बिल्कुल नहीं। तो बोर्ड क्या है? बोर्ड इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, टेम्परेरी बॉडी है। जैसे ही डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा बोर्ड अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट में हम पढ़ेंगे कि डिस्प्यूट फर्दर किसको रेफर किया जाता है। देखो, वेयर द पार्टीज टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो जहाँ पे पार्टीज खुद कहती हैं कि हमसे झगड़ा सॉल्व नहीं हो रहा, स्पेसिफिकली कोई बोर्ड बनाया जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिसके थ्रू हमारा झगड़ा सॉल्व हो सके, ठीक है। तो मतलब पार्टीज ने खुद अप्लाई किया इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर अ रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट टू द बोर्ड। पार्टीज खुद कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि बोर्ड बनाया जाए और हमारे झगड़े को बोर्ड को रेफर किया जाए, ठीक है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई है उनकी इस बात से, तो गवर्नमेंट क्या करती है? शेल मेक द रेफरेंसेस अकॉर्डिंगली। गवर्नमेंट खुद बोर्ड बनाने के लिए कहती है और ये झगड़ा बोर्ड को सौंप देती है, ठीक है। वेयर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैज़ बीन रेफर टू अ बोर्ड, जहाँ पे बोर्ड को रेफर कर दिया एक बार, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है पता है आपको? मान लो झगड़ा हुआ, ठीक है, झगड़े की वजह से या तो एम्प्लॉयर ने लॉकआउट कर दिया, या एम्प्लॉयज़ क्या करते होते हैं? स्ट्राइक, ठीक है। या एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी या एम्प्लॉयर ने लॉकआउट कर दिया, ठीक है, और फिर भी झगड़ा सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक, राइट। तो उसके बाद पार्टीज़ कहती हैं कि हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अपील करेंगे कि वो बोर्ड बना दे और बोर्ड हमारा झगड़ा रिजॉल्व करेगा, राइट। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब अगर रेफर कर दिया ना बोर्ड को, तो उसके बाद कोई भी स्ट्राइक, कोई भी लॉकआउट अगर चल रहा है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको बंद करवा सकती है। अगर लॉकआउट है तो उसको खुलवा देगी, अगर स्ट्राइक है तो वर्कर्स को कहेगी कि अब बोर्ड आपका झगड़ा सॉल्व करेगा, लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो एक बार जब मैटर बोर्ड के पास चला गया तो उसके बाद ना तो स्ट्राइक हो सकती है ना लॉकआउट हो सकता है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस चीज़ को ख़त्म करवा देती है। समझ आ गया? चलो, अब इस बोर्ड की ड्यूटीज़ क्या है? इतना मत डरो, सिंपल है। जो आप कंसिलिएशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ पढ़ चुके हो, ऑलमोस्ट 80% बिल्कुल सेम है बोर्ड की ड्यूटीज़, लेकिन कुछ थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस हैं वो तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 इसके अंदर बताया गया है कि बोर्ड, कंसिलिएशन बोर्ड की क्या ड्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो देखो, बोर्ड की सबसे फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या है कि वो सारे एफर्ट्स करे जिसके थ्रू झगड़े की सेटलमेंट हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट विदाउट डिले, सेम पॉइंट, ठीक है। बिना डिले किए वो फटाफट से इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। और बोर्ड के पास सारी पावर्स हैं जो कि as it think fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement, जो कि उसे ज़रूरी लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी ताकि मैं फेयर एंड एमिसेबल सेटलमेंट कर सकूँ। एमिसेबल होता है पोलाइट सेटलमेंट, ज़बरदस्ती नहीं, आराम से सेटल कर सके। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल ही सेम है, राइट। बट इट शुड बी नोटेड, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कंसिलिएशन ऑफिसर मे होल्ड conciliation proceedings as soon as an industrial dispute is found to exist। जैसे ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सामने आता है तभी कंसिलिएशन ऑफिसर साथ की साथ मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करनी शुरू कर देता है। बट बहुत बड़ी बात होती है, बट के बाद क्या लिखा है? बोर्ड कैन एक्ट ओनली इफ अ रेफरेंस हैज़ बीन मेड। तो ये जो वर्ड रेफरेंस है ना, ये वर्ड ही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाके कोई भी डिस्प्यूट रेफर नहीं करता,
बोर्ड कब बनाया जाता है? जब डिस्प्यूट रेफर किया जाएगा टू द बोर्ड। तो बोर्ड तभी कोई एक्ट परफॉर्म करता है जब उसके पास रेफरेंस आएगा डिस्प्यूट को सॉल्व करने का बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और वो रेफरेंस देता कौन है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। अब अगर तो बोर्ड सेटलमेंट अराइव कर लेता है, मतलब दोनों पार्टीज को वो राजी कर लेता है और सेटलमेंट करवा देता है दोनों के बीच में, तो ये पॉइंट भी सेम है। बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड रिपोर्ट सेंड करेगा टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट होना चाहिए विच विल बी ड्यूली साइंड बाय बोथ द पार्टीज, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सेम है। फिर कहते हैं इन द इवेंट ऑफ फेलियर, अगर वो फेल हो जाता है कि सेटलमेंट नहीं करवा पाता, तो बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ फेलियर रिपोर्ट, और उस फेलियर रिपोर्ट में उसने क्या क्या बताना है? फुल स्टेटमेंट ऑफ द बोर्ड्स फाइंडिंग देयर ऑन, कि पूरी स्टेटमेंट लगाएगा क्या क्या बोर्ड ने फाइंडिंग्स निकाली उसकी, ठीक है, और क्या रीज़न था जिसकी वजह से सेटलमेंट नहीं हो पाई, राइट। और ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि फिर रिकमेंड करे कि क्या और किया जा सकता है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ये जो पॉइंट है ना, ये हमने कंसिलिएशन ऑफिसर में नहीं पढ़ा। कंसिलिएशन ऑफिसर सिर्फ फेलियर की रिपोर्ट सबमिट करेगा, रीजंस बताएगा, सारी चीज़ें बताएगा, लेकिन उससे कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं मांगता। लेकिन बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन रिकमेंड करता है कि और क्या कर सकते हैं जिससे कि ये झगड़ा ख़त्म हो जाए। अब जो ये बोर्ड है, कितने दिनों में करनी है इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट? विदिन 2 मंथ्स। विदिन 2 मंथ्स ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द गवर्नमेंट, और सच शॉर्टर पीरियड एज में बी फिक्स्ड, ठीक है। या फिर अगर गवर्नमेंट को जल्दी चाहिए रिपोर्ट, तो जितनी जल्दी चाहिए गवर्नमेंट उसे बताएगी, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 वीक्स के अंदर आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो उतना ही टाइम है उसके पास, उतने पीरियड में उसे रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। फिर अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये टाइम एक्सटेंड भी कर सकती है। क्लियर हो गया? बट ऑल एंड ऑल 2 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकती। 2 महीने का टाइम हो गया उसके पास रिपोर्ट सबमिट करने का, फर्दर 2 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती गवर्नमेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास 4 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। अब अगर मैं कंपेयर करूं कंसिलिएशन ऑफिसर को विद बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? चलो देखते हैं कि क्या है डिफरेंस इन दोनों के बीच में। काफ़ी हद तक आपको सुनने में दोनों सेम ही लग रहे हैं, है ना, लेकिन अब हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखो, बोर्ड कब आता है? जब कंसिलिएशन ऑफिसर फेल हो जाता है। इट विल बी सीन दैट वेयर कंसिलिएशन फेल्स, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन टेक्स ओवर। जब कंसिलिएशन ऑफिसर कुछ नहीं कर पाता तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन आता है। फिर क्या कहते हैं? No doubt functions of the board are same as those of the conciliation officer, but still there are certain differences between these two. First difference is conciliation officer एक individual public servant है, whereas board के अंदर 3 या 5 persons मिल के एक board बनाते हैं। तो पहला difference तो यही होगा, वो individual person है, यहाँ पे 3 या 5 लोग होंगे, ठीक है। अब दूसरा difference क्या आता है? जो कंसिलिएशन ऑफिसर है वो किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए या स्पेसिफिक इंडस्ट्री में भी अपॉइंट किया जा सकता है, बट हाउएवर नो सच प्रोविजन एग्जिस्ट इन द केस ऑफ बोर्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए या स्पेसिफिक एरिया के लिए पूरा का पूरा बोर्ड बनाया जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कंसिलिएशन ऑफिसर होल्ड्स द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपने अकॉर्डिंगली। जैसे उसको पता चलता है कि झगड़ा होंद में आ गया, ठीक है, झगड़ा उसको पता चलेगा एग्जिस्ट कर रहा है, तभी उसने अपनी प्रोसीडिंग्स करनी शुरू कर देनी है अपने अकॉर्डिंगली। वेयर एज मशीनरी ऑफ द बोर्ड इज सेट इन मोशन व्हेन अ डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू इट। और बोर्ड के पास, बोर्ड तभी एक्ट परफॉर्म करेगा जब उसको कोई रेफरेंस देगा या कोई उसके पास झगड़ा लेके जाएगा, ठीक है। अच्छा, इफ़ नो सेटलमेंट इज अराइव्ड एट, अगर झगड़े की सेटलमेंट नहीं होती तो कंसिलिएशन ऑफिसर ने क्या करना है? उसने रिपोर्ट सेंड करनी है, लेकिन रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए? फैक्ट्स होने चाहिए, सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, स्टेप्स टेकन होने चाहिए, एंड रीजंस होने चाहिए कि किस रीजंस के कारण सेटलमेंट नहीं हो पाई। लेकिन अगर बोर्ड की बात करें
तो बोर्ड ने वो सारी चीज़ें तो लिख के भेजनी ही है रिपोर्ट के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ हाँ राइट रिकमेंडेशंस भी भेजनी है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। अच्छा, जो कंसिलिएशन ऑफिसर है ना, उसको कोई नहीं बोल रहा कि भैया रिकमेंडेशन दो, बताओ आगे क्या करे, लेकिन बोर्ड के सिर पे ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उससे झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ तो वो रिकमेंड करे कि अब क्या किया जाए। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर आते हैं टाइम का डिफरेंस बहुत बड़ा है। देखो, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में उस बेचारे को सिर्फ 14 दिनों का टाइम दिया है, ओनली 14 डेज, और बोर्ड को 2 महीने का टाइम। बहुत नाइंसाफी है ठाकुर, 14 दिन और 2 महीने, देखो कितना फर्क है। वो बेचारा है भी अकेला, है ना, इंडिविजुअल पर्सन है, फिर भी उसको सिर्फ 14 दिनों का टाइम दिया है। अच्छा, एक और बात, जो बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, वो जुडिशियल कैपेसिटी इंजॉय करता है, मतलब इसके पास पावर्स बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन ऑफिसर के पास बहुत लिमिटेड सी पावर है, लेकिन बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के पास बहुत पावर्स हैं। क्लियर हो गया। फिर फोर्थ हमारे पास आता है कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी कैसे बनता है? सेक्शन 6, इसके अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, ठीक है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करती क्या है? अब वर्ड से ही पता चल रहा है, वो इंक्वायरी करती है इनटू एनी मैटर, जो भी उसको दिया जाता है, उसको सौंपा जाता है रिगार्डिंग डिस्प्यूट, तो वो उसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करती है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड टू बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। और अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनानी है ना, तो फिर गवर्नमेंट को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देनी पड़ती है। इसके अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर इंडिपेंडेंट पर्सन, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं। इफ़ द नंबर इज मोर देन 1 ऑफ देम शैल बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनमें से एक चेयरमैन होगा, दूसरा मेंबर होगा, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? सेक्शन 14 के अंदर इनकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं। सबसे पहली ड्यूटी होती है इंक्वायरी करो रिगार्डिंग द मैटर रेफर टू इट। जो भी मैटर इसके पास आया है उसके रिगार्डिंग इसने इंक्वायरी करनी है। दूसरी ड्यूटी क्या है? रिपोर्ट सबमिट करनी है, मेक अ रिपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिर अब ये जो रिपोर्ट है ये ऑर्डिनरली जो है 6 मंथ्स के अंदर अंदर सबमिट करनी होती है। अब जहाँ पे वर्ड ऑर्डिनरली आ गया तो इसका मतलब ये टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आम तौर पर तो ये 6 महीने में करनी होती है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये टाइम एक्सटेंड भी किया जा सकता है। फिर क्या कहते हैं? रिपोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड। अच्छा, जो ये रिपोर्ट सबमिट करती है ना कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करना होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 17। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोर्ट is to inquire into and reveal the causes of an industrial dispute। तो इसको बनाने का मकसद क्या होता है? बेसिकली इसको बनाने का मकसद होता है टू फाइंड आउट द कॉजेज, कि झगड़ा क्यों हुआ, कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी है, इट इज़ नो मोर देन अ फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी। तो जैसे कंसिलिएशन ऑफिसर या बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के अंदर रिकमेंडेशन भी देनी होती है, फेलियर की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है या सक्सेस की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी होती है। लेकिन ये जो है ना कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, ये सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी है कि झगड़ा हुआ तो क्यों हुआ, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द फैक्ट्स अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है अथॉरिटीज़ इन द एक्ट। तो 4 अथॉरिटीज हमने कर ली। वर्क्स कमेटी, वेरी गुड। सेकंड बोलो कंसिलिएशन ऑफिसर, थर्ड बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, फोर्थ वन इज कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी। क्लियर हो गया? तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।